हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से मैं अजय कुमार KBM के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं 10th क्लास का साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड कैटलाइस्ट, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, दो प्रकार हमने पढ़ लिए थे, योगात्मक अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रियाएं। ये दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। एक में तो क्या होता है, योग होता है, नए बंध बनते हैं, और दूसरी अभिक्रिया में बंध टूटते हैं और ज़्यादा उत्पाद बनते हैं। इसके बाद हम थर्ड टाइप की जो अभिक्रिया है वो पढ़ेंगे। इसमें वो क्या होती हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, या इनको बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट अभिक्रियाएं, है ना। तो ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं। हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है 10th क्लास में। विस्थापन द्विविस्थापन में से एक एग्जाम्पल जरूर आता है, तो हम इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि मेनली जो अभिक्रियाएं होती हैं, इनमें किसी अभिकारक अणु के किसी एक छोटे से अणु का विस्थापन दूसरे अभिकारक के अणु से हो जाता है, जिससे क्या होते हैं, मेन चीज़ होती है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। जैसे हम बात करें, यहाँ पर कोई भी यौगिक है, रिप्लेसमेंट है, ये हमारे पास A जुड़ा हुआ है और ये B है, ये एक अभिकारक है, ठीक है। अब दूसरा अभिकारक अणु यहाँ पर ले लिया हमने C। अब इस अभिक्रिया में दो अभिकारक हैं, कितने हैं, दो अभिकारक। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो योगात्मक अभिक्रियाओं में था और अपघटन अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा, तो उसमें तीर के निशान के इधर योगात्मक में यहाँ पर क्या होता है कि दो अणु होते हैं और उत्पाद एक बनता है योगात्मक अभिक्रिया में। और अपघटन में क्या होता है, इसके विपरीत होता है, अभिकारक का एक अणु होता है, उत्पाद के दो अणु बनते हैं। ये अंतर था किसमें, अपघटन और योगात्मक अभिक्रियाओं में। दोनों विपरीत थी एक दूसरे के। यहाँ पर थोड़ा भिन्न है, इसमें क्या होंगे, विस्थापन अभिक्रियाओं में और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में। यहाँ पर अभिकारक के अणु यदि दो हैं तो उत्पाद के अणु भी कितने होंगे, दो होंगे। अंतर क्या होगा कि यहाँ पर जो बंध बने थे वो टूट जाएंगे और वहाँ पर नए बंध बन जाते हैं। तो ये मेन क्लियर अंतर याद रखना कि इसमें योगात्मक में तो क्या होता था, दो अणु थे, कितने थे, दो अणु, दोनों जुड़कर क्या बनाते थे, एक अणु बनाते थे। और अपघटन में क्या होता था कि एक अणु था और वो टूटकर दो अणु बनाता था, है ना, दो या दो से अधिक अणु बनते थे। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारक के भी दो अणु होंगे तो उत्पाद के भी दो अणु बनते हैं। अब देखो, अभी क्लियर हो जाएगा कि जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे थे, ये जैसे हमारे पास A और इससे जुड़ा हुआ है B, ठीक है, पहले से दोनों एक ही हैं, ये यहाँ से यहाँ तक जुड़े हुए हैं। कोई दूसरा अभिकारक आता है C, दोनों ही क्या हैं, ये दोनों को कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट हैं, दोनों आपस में आगे अभिक्रिया होगी। तो क्या करता है कि ये वाला अभिकारक इस B को यहाँ से हटा देता है और इसकी जगह पर खुद आकर जुड़ जाता है और B इसकी जगह चला जाएगा, यानी अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा A और इससे आगे यहाँ पर कौन जुड़ गया, C। तो B कहाँ चला गया, B अलग हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, कि C ने B को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी विस्थापित कर दिया, अपनी जगह से हटा दिया। तो यहाँ पर A और B के बीच में जो बंध बना हुआ था वो टूट गया, यानी पुराना बंध टूट गया, और C ने इसके साथ यहाँ पर ये क्या कर दिया, नया बंध बना लिया। तो विशेषता क्या हो गई कि इन अभिक्रियाओं में पुराना बंध टूटता है और नया बंध बनता है। और यहाँ पर देखो, ये उत्पाद बन गए, उत्पाद। अब प्रोडक्ट में कितने अणु हैं, यहाँ पर तो थे एक अणु, ये था, दूसरा ये था, दो अणु थे। यहाँ भी कितने हैं, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा, ठीक है। तो दो अणु भाग लेते हैं, उत्पाद में दो ही अणु बनते हैं। अंतर क्या होता है कि पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि जो C अभिकारक है,
सी ने बी को यहाँ से हटा दिया, विस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर खुद जुड़ गया, यानी विस्थापन हो गया, उसकी बी की जगह पर यहाँ पर सी आ गया, नया परमाणु आ गया, नया अणु आ गया, तो ये नया उत्पाद बन गया। ये कहलाती हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी इनको देखते हुए कि ऐसे रासायनिक पदार्थ, इसको लिखते हैं आप साथ साथ लिखते हैं। ये डेफिनेशन हो गई इसकी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक में उपस्थित अणु या परमाणु, जैसे मान लो ये अभिकारक है हमारा ए और बी, ये दोनों जुड़े हुए हैं, उपस्थित अणु या परमाणु का विस्थापन दूसरे अभिकारक, यानी दूसरा अभिकारक है हमारा सी, दूसरे अभिकारक के अणु या परमाणु से हो जाता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं या कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सी क्या करता है, इसकी जगह पर आ जाता है और इसको यहाँ पर से यहाँ ले आता है, हटा देता है, तो हमारा नया क्या बनता है, ए से कौन जुड़ गया, सी, प्लस में यहाँ क्या आ गया, बी। तो इन अभिक्रियाओं में देखो ये अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। क्लियर है। यहाँ पर एक विशेषता होती है कि जो ए और बी के बीच में जो पुराना बंध था वो टूट गया और यहाँ पर एक नया बंध बन गया ए और बी के बीच में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन अभिक्रियाओं में विशेषता क्या हो जाएगी, इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पुराने बंध टूटते हैं, पुराने बंध, पुराना लिख लो, पुराना बंध टूटकर नया बंध बनाता है। ठीक है, ये विशेषता हो गई। दूसरी क्या विशेषता होती है, यहाँ पर देखो अभिकारक के कितने अणु हैं, एक और ये दो अणु हैं। प्रोडक्ट में, उत्पाद में कितने हैं, इसमें भी 2 अणु हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, विशेषता क्या हो गई, विस्थापन अभिक्रियाओं में जितने अणु अभिकारकों के होते हैं उतने ही अणु उत्पाद के बनते हैं, ये इनकी विशेषताएं हो गई हैं विस्थापन अभिक्रियाओं की। तो जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल यहाँ लिखे, हमने इस तरह समझाते हैं, ए हमारा एक अणु है जो बी से जुड़ा हुआ है, इसमें ये पुराना बंध है, ये अभिक्रिया करता है सी से, ये दूसरा अभिकारक अणु है, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी और यहाँ नया उत्पाद क्या बनेगा, ए और सी प्लस में यहाँ क्या हो गया, बी बाहर निकल गया। तो ये हमारा क्या बन गया, उत्पाद। और ये दोनों क्या है, अभिकारक के 2 अणु और उत्पाद के भी 2 अणु। तो अब यहाँ पर जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पर ले लिया ZnSO4, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर, अभी एग्जाम्पल कराएंगे यहाँ पर विस्थापन किस तरह से होता है इनमें। कॉपर सल्फेट में, यानी कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में, जैसे कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में जिंक Zn के टुकड़े डालने पर विलयन का रंग हल्का लाल हो जाता है।
अर्थात इस अभिक्रिया में, मैं नीचे लिख देता हूँ, अर्थात क्या होगा कि जैसे हमने कॉपर सल्फेट का क्या होता है CuSO4। अब देखो इसमें ये धनायन है, ये ऋणायन है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये क्या बन गया, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम, जिंक के टुकड़े डालते हैं। ये क्या है हमारा, जिंक धातु है, जिंक धातु। तो जब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक क्या करता है कि ये यहाँ से सल्फेट को विस्थापित कर देता है और खुद इसके साथ में जाकर जुड़ जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के सल्फेट का विस्थापन हो जाता है और यहाँ पर उत्पाद क्या बनता है, ZnSO4 प्लस में Cu। ये बन गया जिंक सल्फेट। तो जिंक जो सल्फेट बनता है ये हल्के लाल रंग का होता है और कॉपर निक्षेपित हो जाता है, इसका नीला रंग गायब हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो इसका जो नीला रंग था वो गायब हो गया, जिंक सल्फेट में बदल गया। ये कैसा होता है, हल्के लाल रंग का होता है जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर क्या किया कि जिंक ने इसके सल्फेट को यहाँ से हटा दिया और अपने पास में जोड़ लिया, यानी जिंक ने इसको विस्थापित कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो इसमें देखो एक चीज़ विशेषता होती है, अगर मान लो जिंक हमारे पास ये होता ZnSO4 पहले से ही होता, हम इसकी अभिक्रिया Cu से कराते तो क्या होना चाहिए था कि अब सल्फेट यहाँ से हटेगा, इसके साथ जुड़ जाए, CuSO4 प्लस में Zn, विपरीत हो गई। तो वास्तव में ये अभिक्रिया नहीं होती है। इसका भी कारण होता है कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। यानी जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को हटा सकता है, लेकिन कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर ताकतवर को हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर ताकत का प्रदर्शन करते हैं। तो जिंक क्या है, धातु, ये भी धातु है, और कॉपर भी क्या है, ये भी हमारा धातु है। तो जिंक धातु ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्रियाशील होता है, ताकतवर होता है। वो क्या करता है, जिंक इसके कॉपर के सल्फेट को हटा लेता है और अपने साथ में जोड़ लेता है। लेकिन अगर मान लो इस जिंक के साथ सल्फेट जुड़ा हुआ है तो कॉपर धातु में इतनी ताकत नहीं है कि वो इससे इस सल्फेट को हटा ले और अपने पास में जोड़ ले। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो निष्कर्ष निकला वो क्या निकला कि जो सक्रिय धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातुओं से आयनों को, परमाणुओं को या समूहों को विस्थापित कर सकते हैं। तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, जैसे इसके नीचे एक लाइन लिख लो, जो हमारी मेन लाइन हो गई वो क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उपर्युक्त अभिक्रिया में, यानी इस अभिक्रिया में जिंक अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से। ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम है, क्रियाशीलता का क्रम किसका, इनका। तो हम इस अभिक्रिया को ऐसे नहीं लिख सकते यहाँ पर कि जैसे मान लो ये हुआ हमारा Cu प्लस में ZnSO4, तो कॉपर इस सल्फेट को यहाँ नहीं हटा सकता, यानी इसको विस्थापित नहीं कर सकता। ऐसे लिखें हम, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ZnSO4 प्लस में Cu और यहाँ पर CuSO4 प्लस में Zn। तो पीछे लिख देना, यह अभिक्रिया नहीं होती है, यानी ये अभिक्रिया नहीं होगी। कारण क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। ये कॉपर इस सल्फेट को यहाँ से नहीं हटा सकता है। तो इसमें क्रियाशीलता का भी एक क्रम होता है
कि जो अधिक क्रियाशील धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैं धातुओं की एक सारणी बना रहा हूँ जिसको हम सक्रियता सारणी कहते हैं। उसके आधार पर हम किसी भी अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो वो सारणी को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इस तरह से होती है वो। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो यहाँ पर देखो, ये है क्रियाशीलता की श्रेणी। इसको हम सक्रिय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय श्रेणी। ठीक है। अब सक्रिय श्रेणी में क्या होता है कि पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर और सोना। ठीक है, ओरम। तो ज़्यादा नहीं, एक दो याद रखना। अब जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल कराता हूँ। इसमें हमारे पास ये है FeSO4 आयरन सल्फेट। यदि हम अभिक्रिया कराएं किसकी, इससे कॉपर से, ठीक है, कॉपर से हम कराएं तो यहाँ पर ये अभिक्रिया नहीं होगी, है ना, अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर क्या होता है, कम क्रियाशील, और ये आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील। ठीक है, तो अधिक क्रियाशील से कॉपर इसको सल्फेट को हटाकर यहाँ नहीं लगा सकता। यहाँ सारणी में देखो, ये आयरन कहाँ रहा है, ऊपर है, नीचे ये कॉपर है, ये वाले दोनों। तो कॉपर से क्या है, कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है। अगर मान लो ये इस तरह से होता, CuSO4 प्लस में यहाँ पर Fe होता, तो ये क्या हो गया, अधिक क्रियाशील, और ये हो गया कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। तो अब ये क्या करेगा, आयरन ताकतवर ज़्यादा है, इस सल्फेट को यहाँ से हटा देगा और अपने साथ में जोड़ लेगा, और उत्पाद क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में Cu। ये अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया हो सकती है। ये अभिक्रिया नहीं होगी। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये सक्रियता श्रेणी है, इसको ध्यान रखना। मेन जो याद रखने हैं आपको, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कॉपर होता है इसमें ज़्यादातर, इनका क्रम ध्यान रखना है। अगर मान लो ये दोनों हुए तो भी ऐसा ही होगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल और करा देता हूँ, इसको आप नोट कर लो। ये तो इसका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा एग्जाम्पल कराएंगे। अब देखो, मैं दो अभिक्रियाएं लिख रहा हूँ, आपको बताना है। जैसे मान लो ZnSO4 प्लस में Fe, ठीक है, यहाँ पर है FeSO4 प्लस में Zn, ये अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनना चाहिए, FeSO4 प्लस में Zn, और इसमें क्या बनना चाहिए, ZnSO4 प्लस में Fe। तो अब ये बताओ इनमें से कौन सी अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर देखो, सक्रियता श्रेणी में Fe क्या है, जिंक की तुलना में Fe, और इसमें देखिए यहाँ पर और उदाहरण हम कराते हैं तो जिंक हमारा अधिक क्रियाशील है और Fe क्या है, कम क्रियाशील है, क्योंकि क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। तो अब इस अभिक्रिया को कराते हैं तो Fe में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सल्फेट को हटा सके, तो इसका मतलब FeSO4 नहीं बनेगा, ये अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अब इसको उल्टा लिखें कि यहाँ पर FeSO4 है, Fe क्या होता है, कम क्रियाशील है, किसकी तुलना में, जिंक की तुलना में। जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील। अधिक क्रियाशील है तो जिंक क्या करता है, सल्फेट को यहाँ से हटा देता है और यहाँ पर ये जुड़ जाता है, तो ये बनता है, जिंक सल्फेट बन सकता है, अर्थात यह अभिक्रिया होगी।
ठीक है, ये नहीं होती है और ये होती है। इस तरह से हम इनकी सक्रियता श्रेणी के और भी उदाहरण कर सकते हैं। तो ये हो गए उदाहरण। एग्जाम में देखना है कि अधिक क्रियाशील कौन है, कम क्रियाशील कौन है, इनको याद रखना है। इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये अभिकारक उस अभिकारक का विस्थापन करेगा या नहीं। इसी के साथ ये विस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन। थोड़ा ये विस्थापन अभिक्रिया बड़ी थी और इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इसी में एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।